अगर कोई सोचे कि एक देश बिना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाए, बिना धुआं उड़ाती चिमनियों के बस सीधे लैपटॉप खोलकर एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है, तो शायद ये मजाक लगेगा। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल। एक बहुत ही सेट पैटर्न होता है जिसे हम टेक्स्ट बुक फॉर्मूला कहते हैं। मतलब पहले देश एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का दौर आता है, और जब देश थोड़ा अमीर हो जाता है ना, तब जाकर सर्विस सेक्टर हावी होता है। राइट, पहले खेत, फिर फैक्ट्री और आखिरी में ऑफिस। पर ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि इंडिया ने इस ट्रेडिशनल रूल बुक को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। हाँ, कंप्लीटली बाईपास कर दिया। एग्जैक्टली हमने ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ का रास्ता छोड़कर बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम पर ही सर्विस लेड ग्रोथ का रास्ता अपना लिया। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इकोनॉमिक सर्वे 2026 के डेटा और एनालिटिकल बॉक्सेस पर आधारित एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है। सही बात है। सिविल सर्विसेज, खासकर यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इंडिया के सर्विस सेक्टर के ट्रेंड्स, टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करना ही हमारा आज का मिशन है। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा शिफ्ट नहीं है। ग्लोबल लेवल पर अगर डेटा देखें तो इंडिया आज दुनिया का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। वेट, 7th लार्जेस्ट? हाँ, ग्लोबल शेयर जो पहले सिर्फ 2% हुआ करता था, वो अब बढ़कर 4.3% हो गया है। और इकोनॉमिक सर्वे 2016 में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो ये कि सर्विस सेक्टर आज इकोनॉमी का सबसे स्टेबल और रिजिलियंट कंपोनेंट बन गया है। इसे एसेंशियली इकोनॉमी का शॉक अब्जॉर्बर कहा जा रहा है। शॉक अब्जॉर्बर, ये टर्म अपने आप में बहुत पावरफुल है। पर इसको अगर थोड़े हार्ड डेटा के साथ देखें तो सर्वे का प्रोजेक्शन है कि FY26 में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट 9.1% रहने वाला है, जो कि पिछले साल के 7.2% से काफी ज्यादा है। बहुत बड़ा जंप है ये। बिल्कुल। और जीडीपी में इसका शेयर 51.1% प्रोजेक्ट किया गया है। मतलब आधी से ज्यादा इकोनॉमी सिर्फ एक सेक्टर पर टिकी है। और उस 51.1% के अंदर भी अगर हम देखें ना, तो सबसे बड़ा ड्राइवर है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। अकेले इसका शेयर 21.4% है। और एफडीआई का डेटा तो और भी हैरान करने वाला है। अच्छा, एफडीआई में क्या ट्रेंड है? देश में आने वाले टोटल एफडीआई इनफ्लोज का 80.2% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में आ रहा है। ओह वाओ! पर यहाँ एक सवाल उठता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इतना भारी झुकाव सर्विसेज की तरफ ही क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर में क्यों नहीं? इसका सीधा सा कारण है वॉलेटिलिटी का कम होना। देखिए, एग्रीकल्चर मौसम पर निर्भर है, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट है, जहां मंदी और बूम आता रहता है। पर सर्विसेज में पिछले 20 सालों में लगातार 7 से 8% का एक स्टेबल एवरेज एनुअल ग्रोथ देखा गया है। अच्छा, तो मतलब एक कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। एग्जैक्टली। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के बिल्कुल उलट है। अगर मैं इसकी एक एनालॉजी दूं, तो ये इकोनॉमी की उस टेस्ट मैच बैट्समैन की तरह है जो पिच पर टिक कर लगातार रन्स बनाता है, जबकि बाकी सेक्टर्स T20 की तरह अनप्रेडिक्टेबल हैं, राइट? सही कहा आपने। ये एक हाई ग्रोथ, लो वॉलेटिलिटी एंकर बन गया है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये हमारा टेस्ट मैच बैट्समैन है, तो क्या इसका फायदा सबको मिल रहा है? अगर हाई एंड सर्विसेज मास एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही और ग्रोथ कुछ ही स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या हम इसे सच में इंक्लूसिव ग्रोथ कह सकते हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से हमें एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को समझना पड़ेगा। राइट। डेटा के मुताबिक 2011 से 2024 के बीच ये इलास्टिसिटी 0.43 थी, पर पोस्ट कोविड ये बढ़कर 0.63 हो गई है। मतलब पिछले 6 साल में करीब 40 मिलियन यानी 4 करोड़ नए जॉब्स ऐड हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद ये सेकंड हाईएस्ट है। 4 करोड़ जॉब्स सुनने में बड़ा नंबर लगता है, पर सर्वे एक टर्म यूज करता है, सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पैराडॉक्स। मेंस के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आईटी और फाइनेंस में वेल्थ और जीवीए तो बहुत बन रहा है, पर जॉब्स प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं बढ़ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ऑटोमेशन और नेचर ऑफ वर्क। ये सेक्टर्स बहुत स्किल्ड इंटेंसिव है। नई जॉब्स बन तो रही हैं, पर वो मोस्टली लो वैल्यू सेगमेंट्स में है, जैसे डिलीवरी या रिटेल। हाँ, और ये इनइक्वालिटी स्टेट लेवल पर भी दिखती है। जैसे सिर्फ 4 स्टेट्स, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, मॉडर्न आईटी और फाइनेंस के दम पर टोटल आउटपुट का 40% देते हैं। जबकि बिहार जैसे स्टेट में सर्विसेज का शेयर 58.7% तो है, पर वो मोस्टली लो वैल्यू एक्टिविटीज हैं
और उड़ीसा या असम में तो सर्विसेज का शेयर एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। एग्जैक्टली पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जेंडर डेटा में भी है। रूरल वुमेन का पार्टिसिपेशन तो सिर्फ 10.5% है, लेकिन आईटी और कम्युनिकेशन में एक वेज रिवर्सल देखा गया है। अच्छा, वेज रिवर्सल। हाँ, आईटी में अर्बन वुमेन औसतन 2000 रुपए पर डे कमाती हैं, जबकि मेन सिर्फ 729 रुपए। हेल्थ केयर में भी यही ट्रेंड है। ये सच में फैसिनेटिंग है। ये दिखाता है कि स्किल बेस्ड इकोनॉमी में जेंडर बायसेस कम हो रहे हैं। पर हाँ, जैसा आपने पूछा था, क्या ये इंक्लूसिव है? तो जवाब है पूरी तरह नहीं। ये मोस्टली अर्बन पॉकेट्स तक सीमित है। राइट तो अगर हाई एंड सर्विसेज मास एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, तो हमारा आईटी सेक्टर एक्चुअली जा किस तरफ रहा है? पहले तो इंडिया को बीपीओज और कॉल सेंटर्स के लिए जाना जाता था। वो दौर अब जा चुका है। अब हम जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के फेज में हैं। आज इंडिया में 1700 से ज्यादा जीसीसीज हैं, जिसमें करीब 19 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। ओह, 19 लाख? हाँ, और इनका रेवेन्यू FY19 के $40.4 बिलियन से बढ़कर FY24 में $64.6 बिलियन हो गया है। ये लगभग 9.8% का CAGR है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ग्लोबल कंपनीज इंडिया को सिर्फ अपना कस्टमर केयर या बैक ऑफिस मानती थीं, लेकिन अब जीसीसीज के रूप में इंडिया उन मल्टीनेशनल फर्म्स का ब्रेन बन गया है। यहाँ कोर ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एआई हैंडल हो रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और क्योंकि AI और डेटा कंजम्पशन इतना बढ़ रहा है, हमारे डेटा सेंटर कैपेसिटी में एक मैसिव बूम आने वाला है। 2030 तक इसके 8 गीगावाट्स तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अभी करीब 1.4 गीगावाट्स थी। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट हो गया है। ये सब सुनकर लगता है कि सॉफ्टवेयर ही सब कुछ है, पर फिजिकल गुड्स का क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन बन रहा है? What's fascinating here is कि IT सेक्टर अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर कर चुका है, जिसे सर्वे में सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहा गया है। ओह, ये की टर्म है, सर्विसिफिकेशन। मतलब डिजाइन, R&D और सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट होना। एग्जैक्टली। ऑटोमोबाइल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ, गाड़ियां अब सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स बन गई हैं। स्मार्ट डिवाइसेस या मेडिकल वेयरेबल्स देख लीजिए, उनकी असली वैल्यू हार्डवेयर में नहीं, उसके सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में होती है। और इसका क्लियर एविडेंस डेटा में है। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट वैल्यू में डोमेस्टिक सर्विसेज का वैल्यू एडिशन 17.7% है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी ये 15% से ज्यादा है। मतलब ये ट्रेड ऑफ नहीं है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। और WTO के मोड्स इसको ग्लोबल स्केल पर ड्राइव कर रहे हैं, खासकर मोड 1 जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल डिलीवरी है, और मोड 4 जो प्रोफेशनल्स का मूवमेंट है। ये सब तो बहुत बढ़िया है, पर इकोनॉमी सिर्फ आईटी और मैन्युफैक्चरिंग पर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकती। कुछ नए ग्रोथ इंजन्स भी तो होंगे ना? बिल्कुल हैं। सर्वे ने कुछ ऐसे सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं जो काफी अनकन्वेंशनल हैं, जैसे कि ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी, ये टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं आज। हाँ, ये वो इकोनॉमी है जो क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित है। इसमें आपकी कॉन्सर्ट इकोनॉमी भी शामिल है। ओह, मतलब टिकटिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम स्पेस कमर्शलाइजेशन और रॉक कॉन्सर्ट्स को एक ही इकोनॉमिक सर्वे में देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पर अभी इस कॉन्सर्ट इकोनॉमी में हर्डल्स हैं। एक लाइव इवेंट के लिए 10 से 15 क्लियरेंसेस लगते हैं, इसलिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है। और आप स्पेस सेक्टर की बात कर रहे थे? हाँ, NSIL के थ्रू स्पेस सेक्टर का कमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसका रेवेन्यू FY20 में सिर्फ 322 करोड़ रुपया था, जो FY24 में बढ़कर 3246 करोड़ हो गया है। 10 गुना जंप। और टूरिज्म में क्या नया चल रहा है? मेडिकल टूरिज्म का CAGR 12.4% है और 2030 तक मार्केट $16.2 बिलियन होने की उम्मीद है। उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग ट्रेल्स और नेशनल मरीना डेवलपमेंट पॉलिसी का प्रपोजल है। प्लेजर यार्ड्स के लिए हार्बर्स, जो अभी इंडिया में ना के बराबर हैं। ये सब सुन के काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन इतना सब डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है हमें एक बहुत ही क्रिटिकल मेंस वर्दी आर्ग्यूमेंट पर आना चाहिए। एक तरह से इसे द UPSC मेंस बाउंसर कह सकते हैं। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। बॉक्स V7.4। एग्जैक्टली। सवाल ये है कि क्या ये वर्ल्ड क्लास सर्विसेज सेक्टर इंडिया के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम वाइड स्टेट कैपेसिटी को सुधार रहा है?
दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सर्वे का क्लियरली कहना है नहीं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स सिस्टम वाइड स्टेट कैपेसिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। इसके 4 मेन रीजंस दिए गए हैं। पहला रीजन है कि ये फर्म सेलेक्टिव होते हैं। मतलब आईटी या कंसल्टिंग फर्म्स वीक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट्स में भी सक्सेसफुल हो सकती हैं। उन्हें एफिशिएंट पोर्ट्स या क्लियर कस्टम्स नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब वो खराब सड़कों के बीच अपना एक प्राइवेट एसी पार्क बना लेते हैं, उन्हें बाहर की प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। दूसरा रीजन है एग्जिट विदाउट वॉइस। अगर इन फर्म्स को कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम आती है तो इनका कैपिटल संक नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग की तरह। ये क्वाइटली रिलोकेट कर लेती हैं, इनवॉइस ऑफशोर कर देती हैं, सिस्टम से लड़ती नहीं है। राइट, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल तो सिर्फ टैलेंट और इंटरनेट है। तो तीसरा रीजन क्या है? तीसरा है नो हार्ड बजट कंस्ट्रेंट्स। सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट ज्योग्राफिकली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अगर प्रॉब्लम आई तो मैन्युफैक्चरिंग की तरह मास पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनता। मेक सेंस। सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं होते। सही कहा। और चौथा रीजन है कि ये स्किल बेस्ड कंपटीशन है। इनकी कॉम्पिटिटिवनेस इंडिविजुअल टैलेंट पर निर्भर है, लॉजिस्टिक्स या स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस पर नहीं। तो इसका अनकंफर्टेबल इम्प्लीकेशन ये निकलता है कि ये एलीट इनकम्स बढ़ाकर एक प्रेशर वाल्व का काम करता है। देश में पैसा तो आ रहा है, जिससे गवर्नमेंट्स पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने का जो प्रेशर होना चाहिए वो डिले हो जाता है। एग्जैक्टली। इंडिया इसका एम्पिरिकल प्रूफ है। 30 साल की ग्लोबल आईटी सक्सेस के बाद भी हमारी अर्बन गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक क्यों है? क्योंकि सबसे पावरफुल सेक्टर को उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर को समझना चाहिए। बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट है ये। अगर इस पूरी डीप डाइव को सिंथेसाइज करें तो हमने सर्विसेज का एंकर रोल देखा, जीसीसीज का राइज समझा, मैन्युफैक्चरिंग का सर्विसिफिकेशन देखा और ऑरेंज इकोनॉमी जैसे नए इंजन्स डिस्कस किए, और एंड में ये स्टेट कैपेसिटी का क्रिटिकल पैराडॉक्स। सर्वे ने एसेंशियली दिखाया है कि हमारा मॉडल कितना यूनिक और रेजिलिएंट रहा है पिछले कुछ दशकों में। पर एक फाइनल सोच के साथ मैं इस चर्चा को रैप करना चाहूंगी। इंडिया ने सर्विसेज के दम पर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप को बाईपास करके एक यूनिक ग्लोबल मिसाल तो बनाई है, लेकिन जेआई और ऑटोमेशन जिस तेजी से रूटीन सर्विस टास्क्स और कोडिंग को खत्म कर रहे हैं, क्या अगले 10 सालों में हमारा ये शॉकर अब्जॉर्बर हमारा सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी बन जाएगा? ये सच में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या हमारा सर्विस लेड मॉडल एआई के जमाने में सर्वाइव कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को गौर करना चाहिए।